आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, पार्थ फाल्के। वे स्रॉट नामक एक संगठन के संस्थापक हैं, जो ग्रामीण छात्रों को स्वतंत्र शिक्षार्थी बनने में मदद करता है, उन्हें भावनात्मक, आर्थिक और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है। कैसे हैं आप आज? बहुत बढ़िया, शानदार। आखिरकार बारिश और बर्फबारी हुई है, इसलिए अच्छा लग रहा है। आपके काम का बहुत बड़ा हिस्सा उस स्थान से जुड़ा है, इसलिए जरा बताइए कि वहाँ का वातावरण कैसा है। हम हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में रहते हैं। हिमाचल आमतौर पर दो हिस्सों में बंटा होता है, एक जो कांगड़ा जिले और ऊना जैसी निचली जगहों के करीब है, दूसरा कुल्लू जैसे पहाड़ी जिले। हम कुल्लू जिले में रहते हैं, एक ऐसी जगह जो अब थोड़ी मशहूर हो चुकी है। 5 से 10 साल पहले इसे बहुत कम लोग जानते थे। तब जिबी का नाम थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अब तीर्थान क्षेत्र ने पहचान बना ली है। बहुत सारे पर्यटक यहां शांति और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने आते हैं। यह जगह ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के जोन में है, यानी बफर जोन में। यह एक बेहद खूबसूरत जगह है, चारों ओर पहाड़, घने जंगल और वन्य जीवन। हमने यहां तेंदुए देखे हैं और भालुओं की कहानियां सुनी हैं। यह जगह परंपरागत सामाजिक ढांचे में अभी भी मजबूत है। स्कूल तो हर जगह हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता एक बड़ा सवाल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश देश का तीसरा या चौथा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। लेकिन जमीनी हालात देखे जाए तो वे इन आंकड़ों से मेल नहीं खाते। यहां के लोगों को कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और यही हमारी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है। हम मानते हैं कि स्थानीय लोगों के भीतर से ही ऐसे व्यक्तियों का विकास होना चाहिए जो अपनी ही समुदाय के लिए आगे बढ़कर काम कर सकें। उनके लिए यह जानना जरूरी है कि जिस दुनिया में वे प्रवेश करने वाले हैं, वह कैसे काम करती है। अगर वे समझदारी से सोच सकें और दूसरों को दिशा दे सकें, तो शायद वे उन गलतियों को दोहराने से बच सकें जो औरों ने पहले की हैं। मेरे मन में यह सवाल है कि आपके लिए विकास का मतलब क्या है, क्योंकि कई लोग इसे एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं, खासकर विकासशील क्षेत्रों में। आपके अनुसार तीर्थान घाटी और वहां के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए विकास का क्या अर्थ है? विकास को बहुत संकीर्ण रूप में समझा जाता है। हमें इसकी परिभाषा को फिर से तय करना होगा, क्योंकि जब आप कुछ विकसित करते हैं तो कुछ चीजों को नष्ट भी करते हैं, और अक्सर हम इस नुकसान को समझ ही नहीं पाते। अगर कोई क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जैसे जंगल, नदी, साफ हवा, तो वहां विकास इन्हीं संसाधनों का क्षरण करता है। और लोगों को इसका एहसास नहीं होता, या होता भी है तो वह बहुत कमजोर होता है। विकास की परिभाषा को इस तरह बदलना जरूरी है कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार और संसाधनों तक पहुंच तो मिले, लेकिन इसके लिए वे अपने प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन शैली को नष्ट न करें। विडंबना यह है कि पर्यटक इन्हीं प्राकृतिक कारणों से आते हैं, और विकास के नाम पर यही सब नष्ट हो जाता है। तो सवाल ये है, क्या हम ऐसे विकास की कल्पना कर सकते हैं जिसमें लोगों को सभी सुविधाएं मिलें, लेकिन उन्हें शहरीकरण की ओर मजबूर न किया जाए? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में विकास का मतलब होता है शहरी बनना, जैसे शहर जैसा दिखना, वैसा जीवन जीना। शहरों का जीवन आदर्श मान लिया जाता है, खासकर युवाओं के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि शहरी बनना जरूरी नहीं है। वास्तविक जरूरत यह है कि बुनियादी ढांचे को इस तरह से सुधारा जाए कि लोग अपनी पारंपरिक जीवनशैली में रहते हुए भी अच्छा जीवन जी सकें। अगर हर घर तक सड़क पहुंच जाए, सबको पानी मिले, गंदगी और कचरे का सही निपटारा हो, तो वह भी विकास है। मगर यह तभी संभव है जब स्थानीय लोग खुद इसे समझें और इसकी मांग करें। और यहीं पर शिक्षा की भूमिका आती है। अगर हम उन्हें सिखा सकें कि कैसे सोचें, दुनिया को कैसे समझें और आत्मनिर्भर कैसे बने, तो वे अपने लिए बेहतर विकल्प चुन पाएंगे। क्योंकि बाहरी दुनिया का खिंचाव बहुत ज्यादा है। लोग यहां महंगी एसयूवी गाड़ियां खरीद लेते हैं, जबकि उन्हें उनकी जरूरत भी नहीं होती। कई बार कोई जमीन बेचकर लाखों कमाता है और सब पैसे केवल दिखावे में खर्च कर देता है।
अगर युवा यह समझ सकें कि असली मूल्य क्या है, तो वे बेहतर निर्णय ले पाएंगे। और अगर कुछ युवा सही दिशा में जाते हैं, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी उनका अनुसरण करेंगे। एक और बात जो मैंने महसूस की, यहां कई जगहों पर कचरे के निपटारे की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी एक बहुत अनोखा विकास का पहलू है, जिस पर आमतौर पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब सवाल उठता है, क्या हम यह विकास उस शहरीकरण के बिना कर सकते हैं? क्या हम सिस्टम, संरचना और सुव्यवस्था को गांवों में लाकर भी वहां की सादगी और विविधता बनाए रख सकते हैं? मेरे अनुभव से मुझे लगता है कि हमें कुशलता, एफिशिएंसी और अव्यवस्था, केओस के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। पूरी तरह से कुशलता की चाह असुरक्षा से उपजती है, और असुरक्षित व्यक्ति कभी सही मायनों में प्रगति नहीं कर पाता। हमें यह समझना होगा कि जीवन में एक हद तक अव्यवस्था जरूरी है। हमारे क्षेत्र में, जैसे बंजार में, कचरा उठाने वाली महिला हर दिन आती है, लेकिन कभी 9 बजे, कभी 8 बजे। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह बस 10 बजे चले या 10:15 पर, उससे यहां के जीवन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। यहां के लिए जरूरी है कि लोग अपने निजी जीवन में अनुशासित हों, न कि हर चीज बाहरी संरचना से नियंत्रित हो। अगर शिक्षक अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें, तो वह खुद ही व्यवस्था बना देता है। अत्यधिक संरचना अक्सर शिक्षा को कठोर बना देती है, और शिक्षक का आनंद खो जाता है, क्योंकि सीखना स्वभावतः एक अव्यवस्थित प्रक्रिया है। अगर आप तय कर लें कि 2 महीने में यही पाठ्यक्रम हर छात्र को सिखाना है, और अंत में परीक्षा में सभी को अच्छे अंक लाने हैं, तो यह मानवीय नहीं रह जाता। हर छात्र का सीखने का तरीका अलग होता है, समय अलग होता है, रुचि अलग होती है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ बच्चे किसी विषय में माहिर नहीं भी हो सकते, और यह भी ठीक है। जब हम सब कुछ कुशलता और अंक से मापते हैं, तो हम इंसान को मशीन समझने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम लोग हैं, और लोगों को कभी कभी देर हो जाती है, गलतियां होती हैं। वास्तविक प्रगति तब होती है जब व्यक्ति बदलता है। दुनिया में टेक्नोलॉजी, दवाइयां और मशीनें चाहे जितनी भी आ जाए, अगर इंसान का स्वभाव नहीं बदला, तो वह प्रगति नहीं है। हम आज भी ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, असुरक्षित रहते हैं, तो फिर हम कहां बदले? उनका जीवन बहुत स्वाभाविक रूप से स्वस्थ था, चलना, शुद्ध खाना, शारीरिक मेहनत। वे यह नहीं जानते थे कि चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि वे कभी यह वैज्ञानिक तथ्य पढ़े ही नहीं थे। लेकिन उनका जीवन शैली पहले से ही बहुत स्वस्थ थी। आज के शहरी लोग महंगी कुर्सियां, फिटनेस बैंड और डाइट प्लान लेते हैं, और फिर भी स्वस्थ नहीं होते। इसलिए असली विकास व्यक्ति के भीतर होता है, उसके बाहर नहीं। अगर मनुष्य स्वयं नहीं बदले, तो चाहे वह कुछ भी हासिल कर ले, वह अधूरा ही रहेगा। अब मैं उस कार्यशाला की बात करना चाहता हूँ। वो अनुभव अद्वितीय था। मैंने पहले कभी नहीं देखा कि 10 से 12 बच्चों को कहीं ले जाया जाए, और 7 से 10 दिनों तक केवल एक विचार पर केंद्रित किया जाए। कोई डेटा साइंस कैंप या स्किल वर्कशॉप नहीं, बल्कि केवल जीवन के गहरे प्रश्नों पर चिंतन और संवाद। इस वर्कशॉप की शुरुआत कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या था? इस वर्कशॉप के 3 मुख्य भाग थे। भावनाओं की समझ। हर इंसान के पास भावनाएं होती हैं, लेकिन हम उन्हें स्वीकारना नहीं सीखते। जब कोई दुखी होता है, तो लोग कहते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, कुछ और करो, लेकिन कभी नहीं कहते, दुखी होना ठीक है। खुशी हो या गुस्सा, जो भी भावना हो, उसे पूरी तरह महसूस करना, लेकिन उसमें खो जाना नहीं, यही संतुलन जरूरी है। तार्किक और आलोचनात्मक सोच। तार्किक सोच यानी तर्क के आधार पर सोचना, लेकिन आलोचनात्मक सोच उसमें और गहराई लाती है। यह समझना जरूरी है कि कई बार हमारा तर्क भ्रामक हो सकता है, इसलिए हमें जानना चाहिए कि किन पूर्वाग्रहों या गलतियों में हम फंस सकते हैं। जैसे न्यूज मीडिया और विज्ञापन लगातार हमारे साथ तर्क का खेल खेलते हैं, और हम बिना समझे उसमें बह जाते हैं। विचारों का संवाद। जब हम अपनी भावनाओं और सोच को पहचानते हैं, तब अगला कदम होता है दूसरों के साथ संवाद करना। बहस का उद्देश्य जीतना नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या सही है, यह खोजना चाहिए। अगर बहस के बाद दोनों पक्ष ज्यादा समझदार बने,
तो वही असली जीत है। बहुत से लोग बहस को प्रतियोगिता समझते हैं, लेकिन हम इसमें बदलाव लाना चाहते थे। इसलिए हमने 2021 में इस वर्कशॉप की रूपरेखा बनाई। यह सब शुरू हुआ इस विचार से कि हमारी दुनिया बेहद पोलराइज्ड हो चुकी है, और अगर हम अलग सोच रखने वाले लोगों से संवाद नहीं कर सकते तो यह हमारे लिए खतरनाक है। हमने यह वर्कशॉप 10 दिन की क्यों रखी? क्योंकि आलोचनात्मक सोच बहुत गहन और थका देने वाला विषय है। अगर हम केवल यही करवाते तो बच्चों का मन थक जाता। इसलिए हमने बीच में हाइकिंग, फिल्में, सामूहिक भोजन और खुला संवाद भी रखा, ताकि दिमाग को आराम मिले और सब कुछ एक प्राकृतिक प्रक्रिया जैसा लगे। 14 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए यह प्रक्रिया कठिन थी, लेकिन यही वह उम्र है जब उनका दृष्टिकोण आकार ले रहा होता है। अगर उन्हें सही समय पर सही विचार दिए जाए तो वे बाद में मजबूत निर्णय लेने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ बच्चे बहुत अधिक आत्मविश्वासी थे तो कुछ बहुत शांत। कुछ को अपनी बात रखने का आत्मबल चाहिए था तो कुछ को दूसरों को सुनना सीखना था। हर बच्चे की जरूरत अलग थी और वर्कशॉप इसी विविधता के साथ चली। लेकिन केवल दिमागी अभ्यास से शिक्षा पूरी नहीं होती, जीवन केवल सोचने से नहीं चलता। व्यक्ति को सोच के साथ साथ काम भी करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, ज़मीनी अनुभव लेने चाहिए, तभी वह संतुलित बनता है। अब बात करते हैं स्रॉट संस्था की। शाद्री स्कूल में कुछ बेहतरीन सिद्धांत थे, जैसे शिक्षा में प्रतियोगिता का केंद्र न हो, रटंत विद्या को बढ़ावा न दिया जाए, आदि। लेकिन ऐसी वैकल्पिक शिक्षा केवल अमीरों तक ही सीमित क्यों हो? विचार सबके लिए सही हैं, तो यह जरूरी है कि उन्हें उन तक पहुंचाया जाए जो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा मैंने यह भी महसूस किया कि बहुत से छात्र कॉलेज के बाद भी जीवन के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें बैंकिंग, पैसों का प्रबंधन, जीवन के सामान्य निर्णय लेना कुछ भी नहीं आता। शिक्षा केवल विषयों में प्रशिक्षण नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को जिज्ञासु, आत्मनिर्भर और जागरूक बनाए। स्रॉट क्या करता है? हमने एक आफ्टर स्कूल प्रोग्राम से शुरुआत की, जहां बच्चे गणित और अंग्रेजी से डरे नहीं, बल्कि मजे से सीखें। हम उन्हें यह सिखाते हैं कि गलती करना बुरा नहीं, बल्कि यही सीखने का तरीका है। साथ ही हम विभिन्न कार्यशालाएं भी कराते हैं, लेटरल थिंकिंग, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समझ, कला, पर्यावरण, कानूनी जागरूकता आदि। हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को ऐसे अनुभव मिलें जो उन्हें जीवन के लिए तैयार करें, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं। हम स्थानीय युवाओं को शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, ताकि वे अपने समुदाय के लिए काम कर सकें। आगे जाकर हम एक ऐसा स्कूल बनाना चाहते हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहकर भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे और दूसरों के लिए उदाहरण बने। यदि कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो कैसे कर सकता है? वे यहां आकर स्वयंसेवक बन सकते हैं, अनुभव बांट सकते हैं, सीख सकते हैं या डोनेशन के माध्यम से योगदान दे सकते हैं। जो भी हमारी कार्यशालाओं में भाग लेना चाहते हैं, उनका स्वागत है।